नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कभी केंद्र और राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन में रही शिवसेना अब भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी हो गई है। दोनों ही दल अब एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। इस बार शिवसेना ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बनाया है। उन्होंने बीजेपी से कई सवाल किए हैं। क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो तेल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आज आपने अग्रलेख में लिखा है तेल के दाम बढ़ रहे हैं। कल बहुत दिन के बाद पार्लियामेंट संसद के दोनों सदनों में महंगाई के ऊपर हंगामा हुआ और सदन नहीं चल पाई। अब चुनाव खत्म हो गया तो महंगाई बढ़ गई। यही बीजेपी की एक नीति है, चाल है, खेल है। लोग फंस जाते हैं, लेकिन पूरे देश में जो माहौल वापस एक बार बनेगा महंगाई के खिलाफ, असली समस्या यूक्रेन रशिया का युद्ध नहीं है, असली समस्या हिजाब नहीं है, असली समस्या कश्मीर फाइल नहीं है, वो रहेगा। देश की असली समस्या महंगाई है। सर, बंगाल में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है। आज भी एक टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। उधर राज्यपाल लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं कि यहाँ लोग देखिए, महाराष्ट्र में और बंगाल में राज्यपाल दोनों सरकारों पर निशाना साधते हैं। और भी राज्यों में राज्यपाल है, और भी राज्यों में ईडी के कार्यालय हो सकते हैं, लेकिन ईडी और राज्यपाल जहाँ बीजेपी का शासन नहीं है वहाँ सिर्फ हमको ही निशाना साधा जाता है। उसका मतलब आप समझ लीजिए। कर्नाटक में बीजेपी का राज है। वहाँ पे कुछ मंदिरों और वहाँ के मेलों में सिर्फ मुसलमानों को दुकान लगाने पे पाबंदी लगाई। बहुत ही गलत है ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार का माहौल अगर इस देश में बढ़ता जाएगा और बढ़ाया जाएगा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो देश का माहौल ऐसा बिगड़ेगा कि विभाजन पूर्व स्थिति पैदा हो जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश में सर उत्तर प्रदेश में ओबीसी ने अपनी सभी इकाइयां भंग कर दी है। हार के बाद पूरी इकाइयां अभी वो ऐसे है कि अगर भंग की गई है, उनका काम तो हो गया, बीजेपी जीत गई। रूस और यूक्रेन के बीच 29वें दिन भी भीषण जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। इस बीच रात में सड़क पर निकले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दुनिया से रूस के युद्ध को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी को रूस को रोकना होगा, दुनिया को ये युद्ध रोकना चाहिए। मैं उन सभी का आभारी हूं जो यूक्रेन के समर्थन में काम करते हैं, यूक्रेन की आज़ादी के समर्थन में काम करते हैं, लेकिन युद्ध जारी है। यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ आतंक जारी है। युद्ध को 1 महीना बीत गया। इतना लंबा युद्ध मेरा दिल कभी यूक्रेनियन और धरती पर हर स्वतंत्र व्यक्ति के दिलों को तोड़ देता है। इसलिए मैं आपसे युद्ध का विरोध करने के लिए कहता हूँ। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आगे कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो स्वतंत्रता के समर्थन में यूक्रेन के समर्थन में काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध जारी है। शांतिपूर्ण लोगों के खिलाफ क्रूरता 1 महीने से चल रही है। इसलिए मैं आपसे रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने और आवाज उठाने के लिए कहता हूँ। अपने दफ्तरों, अपने घरों, अपने स्कूलों और यूनिवर्सिटी से आए शांति के नाम पर आओ। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए, स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए, जीवन का समर्थन करने के लिए यूक्रेनी प्रतीकों के साथ आओ। अपने चौकों, अपनी सड़कों पर आओ। कहते हैं कि लोग मायने रखते हैं, स्वतंत्रता मायने रखती है, शांति मायने रखती है, यूक्रेन मायने रखता है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस का युद्ध केवल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं है, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। रूस ने स्वतंत्रता के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, जैसा कि यह कि यूक्रेन की धरती पर रूस के लिए केवल शुरुआत है। रूस की स्वतंत्रता को हराने की कोशिश कर रहा है। यूरोप के सभी लोग, दुनिया के सभी लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि केवल क्रूर फोर्स ही मायने रखता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि लोग मायने नहीं रखते। बता दें कि 24 फरवरी से रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन में हमला कर रहे हैं। भारी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है।
आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपने दिल्ली विकास भवन कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें 23 मार्च को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था, जिसमें शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु शामिल थे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में इसी कार्यक्रम में उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान और मेंबर अजीत पल सिंह बिंद्रा और नैन्सी बार्लो मौजूद रही। साथ ही इस कार्यक्रम में सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल अग्रवाल भी मौजूद रहे और शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि आज हमें उन्हीं की वजह से आज़ाद हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो हमारा देश आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा होता। यही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान ने कहा कि रहती दुनिया तक किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को भुलाया नहीं जा सकता। आज के वक्त जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उसमें धीरे धीरे सभी की कुर्बानियों को लोग भूलते भी जा रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने और मेहमानों ने, सुनवाते हैं, चलिए। भगत सिंह जी, तो उनको हमने याद किया और उनकी क्या कुर्बानियाँ रही, उनका जीवन क्या रहा है, इस देश के लिए किस तरीके से इस छोटी सी उम्र के अंदर सरदार भगत सिंह जी, शहीद आज़म भगत सिंह जी ने फांसी के फंदों को चूमा और उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी को कबूल नहीं किया। तो मैं सलूट करता हूँ उनको, उनके हौसले को, कि वो जज्बा जो शहीद भगत सिंह जी के अंदर था वो हर नौजवान के दिल में होनी चाहिए, वो चाहे वो किसी भी धर्म का नौजवान हो। मगर उनको नहीं भूलना चाहिए कि जो देश की आज़ादी के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अगर हमें वक्त पड़े कि हमें भी अपनी कुर्बानी देनी पड़े। वक्त ये नहीं है कि देश गुलाम हो, वक्त इस बात का इंतज़ार नहीं करेगा कि देश गुलाम हो तब हम कुर्बानी दें। वक्त ये कहता है कि कोई भी नफ़रत की दीवार हमारे बीच में पैदा करे तो हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उस नफ़रत की दीवार को मिटाने के लिए उन नफ़रत परस्त लोगों के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और सपना सजोया था कि ऐसा भारत होगा जो आज़ाद भारत होगा, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहेंगे। तो हर नौजवान को सम्मान करना चाहिए हर धर्म के लोगों के लिए, और जो नफ़रत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके अगर हमें कुर्बानी की अपनी ज़रूरत पड़े तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हम कुर्बानी देने के लिए। और किस तरह जो है सेमिनार किए जाएंगे दूसरे स्वतंत्रता सेनानी? देखिए, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन 75 साल लाना जश्न देश की आज़ादी का मनाया जा रहा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन भी उन आज़ादी के दीवानों को याद करेगी, वो चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, बुद्धिस्ट हों, जैन हों, पारसी हों, जो कि हर धर्म के अंदर कोई ना कोई भगत सिंह ज़रूर था। मगर उस भगत सिंह को हम बाहर निकाल के लोगों के सामने लेके आएंगे तो मैं समझता हूँ कि देश और जो हमारी दिल्ली है वो भी उनकी कुर्बानियों को याद करेगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। और क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने, चलिए सुनाते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यह एक हृदय विदारक विषय है, दिल को दहला देने वाला विषय है। और विगत 2 दिनों से जिस प्रकार से जो विजुअल्स टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान को देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को झकझोर करके बीरभूम मैसेकर, जो बंगाल में ये हत्याएं हुई हैं, उसने झकझोर कर रख दिया है पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हर दिल को। ये जो तस्वीरें हैं, मैंने सेंसिटिविटी रख के वीडियो दिखाया नहीं है, न्यूज़ में ये वीडियोस चल रही हैं, गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें बच्चों और महिलाओं की है, सोच के देखिए। दे आर नॉट जस्ट डेड बॉडीज, दिस इज ह्यूमैनिटी डेड। ये अमानवीयता, ये मानवता की हत्या, ये जिस प्रकार से बंगाल के अंदर 8 लोगों को, 6 महिला
और 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला करके भून दिया गया, दे वर चार्ज टू डेथ। यह पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। यह विषय केवल बंगाल का नहीं है। दिस इश्यू डज नॉट परटेन ओनली टू बंगाल, दिस इश्यू परटेन्स टू ह्यूमैनिटी, दिस इश्यू परटेन्स टू होल ऑफ इंडिया। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त किया है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय में चिंता व्यक्त किया है, आज पूरा हिंदुस्तान उस विषय को लेकर चिंतित है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल ममता बनर्जी से आज बनते हैं और इन्हीं सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज देश के सामने आई है। दीज आर रिवेंज किलिंग्स। ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो बर्बरता हुई है, ये जो आगजनी हुई है, ये रिवेंज किलिंग्स है। राजनीतिक बदले से ओतप्रोत एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया। और मैं मीडिया में चंद मिनटों पहले पढ़ रहा था कि ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, ऑटोप्सी के रिपोर्ट आए हैं और दुख के साथ और बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो मीडिया ने अभी प्रकाशित किया है, वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को मरने से पहले बर्बरता पूर्वक मारा गया था। यूपी के बदायूं में आईएएस अफसर ने अपने आवास पर गायत्री महायज्ञ कराया, जिसमें मातृशक्तियों ने सभी आत्मीय परिजनों पर पुष्प वर्षा की और शक्ति कलश का पूजन हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में आईएएस सौरभ बाबू माहेश्वरी के उद्यान स्थित आवास पर गायत्री महायज्ञ हुआ। आत्मीय परिजनों ने वर्तमान समस्याओं के निराकरण, सूक्ष्म जगत के परिशोधन और विश्व शांति की कामना से गायत्री महामंत्र की विशेष आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित की। उजानी निवासी आईएएस सौरभ बाबू माहेश्वरी ने मुख्य दीप प्रज्वलित कर मां गायत्री, युग ऋषि देवमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा और शक्ति कलश का पूजन किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के विचारों में सद्विवेक की स्थापना से सद्ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। गायत्री परिवार के संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि विनाशकारी युद्धों से जल, जंगल और जमीन को बर्बाद ना करें। युद्धों से मनुष्य का कल्याण नहीं, विनाशी होगा। भारतीय संस्कृति प्राणी जगत के लिए संजीवनी है। आईएएस सौरभ बाबू माहेश्वरी और उनकी पत्नी सुमिता माहेश्वरी ने विश्व कल्याणार्थ यज्ञ भगवान को गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की विशेष आहुतियां समर्पित की। राजीव माहेश्वरी और अनीता माहेश्वरी ने जल का अभिषेचन किया। राजकुमार माहेश्वरी और उनकी पत्नी अमिता माहेश्वरी ने भव्य आरती की। मातृशक्ति सुमनलता माहेश्वरी ने सभी आत्मीय परिजनों पर वर्षा की। इस मौके पर आरएएस माहेश्वरी, गौरव माहेश्वरी, खुशबू माहेश्वरी, वृंदा माहेश्वरी, अविरल, विनायक, माधव, तेजस, प्रखर आदि मौजूद रहे। बुलडोजर बाबा के बाद अब बुलडोजर मामा भी आपको नजर आने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में गेहूं निर्यातकों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है, इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन का अब केंद्र है और पिछले 2 वर्षों से हम लगभग 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रोक्योर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के सरवती गेहूं को तो गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। एमपी वीट के नाम से हर जगह मध्य प्रदेश के गेहूं की साख है और कई कंपनियां अपना आटा बना के भी बेचती है तो एमपी वीट के नाम से बेचती है। हमारे पास गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं। अगली फसल भी बहुत जबरदस्त आ रही है। कई बार गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था कि इतना गेहूं कहां ले जाएं, लेकिन अब ये गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। हमारे संबंधित विभाग के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी
बैठक में मौजूद थे। एक्सपोर्टर कंपनीज वर्चुअली हमसे सब जुड़ी हुई थी और जितनी समस्याएं आती थी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, एपिडा के चेयरमैन थे, पोर्ट से संबंधित अधिकारी थे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, सब मौजूद थे। एक्सपोर्टर से बातचीत हुई और एक्सपोर्ट करने में क्या क्या समस्याएं आती है उस पर चर्चा करके हमने कुछ फैसले किए हैं। एक फैसला हमने ये किया है कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर हम मंडी टैक्स नहीं लेंगे, प्रतिपूर्ति उसकी हम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, व्यापारियों को, उनको कर देंगे। हमने ये भी आश्वस्त किया है कि मंडी बोर्ड भोपाल में एपिडा का कार्यालय है और इसलिए मध्य प्रदेश के कृषि एक्सपोर्ट सेल के माध्यम से, हमने एक्सपोर्ट का सेल भी बनाया हुआ है, उसके माध्यम से निर्यातकों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी गेहूं कहीं से खरीद सकता है, वो चाहे मंडी से खरीदे, वो चाहे मंडी के बाहर खरीदे, किसान के घर खरीदे, किसान के खेत में जाके खरीदे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। गुरुवार को एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी को गुरुवार दोपहर 2 बजे तक केस डायरी और अन्य संबंधित दस्तावेज उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्वी बर्दवान जिला न्यायाधीश की देखरेख में क्षेत्र में तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला दिल्ली को अपराध स्थल का दौरा करने और बिना देरी किए सबूत एकत्रित करने का निर्देश दिया है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। बीरभूम के रामपुर हाट के बोगतुई गांव में मंगलवार को करीब 1 दर्जन मकानों में कथित तौर पर आग लगा दिए जाने से 2 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई। ये घटना सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की कथित हत्या के कुछ घंटों के बाद हुई। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने संसद पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा, सुदीप बंदोपाध्याय सहित अन्य नेता मौजूद हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने रामपुर हाट के बगतुई गांव पहुंची हैं। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।